हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक। पूरे के पूरे चैप्टर का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सिर्फ मात्र 50 ही ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर 50 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आपके 70 में 70 नंबर पूरा का पूरा करके आओगे। एक भी नंबर आप लोगों का छूटेगा नहीं। लेकिन 50 टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को 50 ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को किसी की मतलब तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप 95% लाना चाहते हो तो ये 50 टॉपिक तैयार होना ही आपको चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें से पहला टॉपिक आप लोगों का यह है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आप 2024 का एग्जाम उठाकर देख लो। 2024 का जब आप साइंस का पेपर देखो दोगे तो उसमें देखोगे कि यहाँ पे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 7 सेट बनता है इसका, 7 सेट पेपर बनते हैं साइंस के। उसमें जाके जब 7 सेट में देखोगे तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से प्रश्न आए हुए हैं। इनका परिभाषा पूछता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आप लोगों का है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या करता है, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए बन जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए किसी कीमत पे। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें जो आपको तैयार करना है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो क्या है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि में एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। अगर इसको करना सीख जाओगे तो कम से कम इसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपको रासायनिक समीकरण एक दे देगा, उसको संतुलित करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इससे 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। तो ये आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके बाद चौथा अगर हम बात करें कि अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण बताइए। तो अम्ल क्षार लवण की परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अम्ल क्या है, या क्षार क्या है, या लवण क्या है। तीनों की परिभाषाएं उदाहरण सहित आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को उसमें देखना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है, कि खाने वाला सोडा बनाने की विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आप लोगों का धावन सोडा बनाने की विधि। इन्हीं दोनों में से आपको एक प्रश्न जरूर से मिलेगा, गारंटी है मेरी। या तो वो आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछ ले, या आपको धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा का बना पूछ ले। धावन सोडा मतलब होता है कपड़ा धोने वाला सोडा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के दोनों तैयार ही करना पड़ेगा किसी कीमत में। मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे साइंस के 85 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आप लोगों का सातवां आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी, अणु सूत्र भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि अणु सूत्र पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होगा। इसके बाद आपका 8वां देखिए, 8वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी पूछता है, उदाहरण भी पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आप लोगों को याद करते चलना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 प्रश्न क्या है कि धातु और अधातु। कि धातु क्या है और अधातु, ये पूछता है अंतर। कि धातु और अधातु में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो अंतर से प्रश्न बनते हैं, और वो भी कितने नंबर के लिए बनते हैं, 4 नंबर के लिए। एक साइड धातु लिखोगे, एक साइड अधातु, दोनों के गुण धर्म लिखोगे, तो उसमें अंतर जब आप बताओगे तो 4 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है संतृप्त तथा असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें अंतर पूछता है। ये वाला प्रश्न किससे पूछता है, अंतर से पूछता है कि अंतर दोनों में बताइए। और अंतर वाला प्रश्न हमेशा 4 नंबर के लिए रहता है। चलिए आगे देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। 12वां है सजातीय श्रेणी। कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि 50 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो 70 में 70 नंबर आप ला दोगे। इसके बाद 13वां है आप लोगों का यूपीएससी नामकरण। तो यूपीएससी नामकरण भी देता है आप लोगों को 4 नंबर के लिए और 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। तो 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं यूपीएससी नामकरण से। इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं कि यूपीएससी नामकरण कैसे करें, ठीक है, ताकि 6 नंबर आप लोगों का तैयार हो सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि साबुनीकरण अभिक्रिया। कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, साबुन बनाने की विधि बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबुन कैसे बनता है और उसका सूत्र क्या होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 एस्टिलीकरण अभिक्रिया। एस्टिली अभिकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया वाले सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। एक साबुनीकरण अभिक्रिया, एक एस्टिलीकरण अभिक्रिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पे पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र बहुत है, बायोलॉजी के प्रश्न अब यहां से आपके स्टार्ट होंगे कि पाचन तंत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पाचन तंत्र वाला। इसके बाद देखिए श्वसन तंत्र और एक आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें समझिए तीनों आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी से भी पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, या क्लास टीचर जो आप पढ़ाते होंगे तीनों का नाम आप बता दीजिएगा, तीनों लोग बता देंगे, मतलब तीनों को कहेंगे कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है, आप 2024 का पेपर उठाकर देख लो कि 2024 के पेपर में यहां से प्रश्न बने हैं कि नहीं बने, ठीक है, हर साल बनता है। तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19, तो लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन क्या है, और एक आप लोगों का आता है 20वां अलैंगिक जनन। तो कभी कभी लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन अलग अलग पूछ लेता है और कभी कभी एक ही प्रश्न बना के अंतर पूछ लेता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो अंतर बताना पड़ता है। और ये प्रश्न कितने नंबर के लेते हैं, अंतर वाले 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को तैयार करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 देखो, परागण, ठीक है। तो परागण पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परागण वाला। तो परागण आप लोगों को याद होना चाहिए कि परागण किसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 से पुष्प की संरचना। कि पुष्प आप बताना पड़ेगा, यहाँ पे सचित्र वर्णन करने के लिए बोल देगा। तो आप पुष्प बनाओगे कि पुष्प का, उसमें उसके भाग के नाम लिखने पड़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, उन भागों के नाम आप लिखोगे। और पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए 4 नंबर के लिए प्रश्न देता है कि पुष्प का संरचना क्या है। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि नर तथा मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है, वो तो सचित्र वर्णन करने के लिए भी दे देता है। या तो कभी कभी देखिए, या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। या तो प्रश्न एक बनता है कि नर तथा मादा जनन तंत्र में अंतर बताइए, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तब तैयार होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। और यहाँ पे प्रश्न 4 नंबर के लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है इससे कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 25, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम लिखिए। कि मेंडल का आनुवंशिकता नियम उन्होंने कितना दिए थे। तो ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता नियम कितने प्रकार के हैं, ठीक है, पूरा का पूरा प्रकार लिखोगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न बनता है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम बताइए, कितने उन्होंने नियम देते, कितने प्रकार के, फिर अलग अलग नियमों को उनको वर्णन करोगे लिखकर, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। तो ये आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26, यह है कि एक संकर तथा द्विसंकर नामकरण, ठीक है, कि एक संकर तथा द्विसंकर नामकरण बताइए या अंतर बताइए दोनों के। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए ही बनते हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आगे अगर हम बात करें 28, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करने के लिए दे देता है, ठीक है। और वो प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लेते हैं, 6 नंबर के लिए। पहले मानव मस्तिष्क बनाओगे, उसके एक एक भाग का सचित्र वर्णन करोगे नाम सहित, तब जाके आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न 29, तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। ये एग्जाम में 4 नंबर के लिए आपके आता है, तंत्रिका तंत्र वाला, कि तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 30,
अब यहां से स्टार्ट हुआ आप लोगों के फिजिक्स के प्रश्न। तो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन बताइए, उसके नियम बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के क्या कौन से नियम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें 31, तो अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कितने बनते हैं? तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से भी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे याद होना चाहिए, सारे कंडीशन 6 6 12 कंडीशन आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण का भी और अवतल दर्पण का। उससे क्या है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भर भर के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो मैं आपको एक बार बता दिया कि इससे आते हैं तो आते हैं, जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा किसी कीमत पे। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन अलग टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन अलग टॉपिक है, जो कि आपकी एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारों जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये प्रश्न आने वाला है, तो आप उसको तैयार कीजिए किसी कीमत पे। 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आप बिल्कुल एकदम तैयार हो, समझ लीजिए 50 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो तैयार हो, आपकी साइंस में मेरा पूरा का पूरा तैयारी हो चुका है। लेकिन इन 50 प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा पूरा। तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33 कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया ना यहाँ पे कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, तो ये तो दर्पण था और ये लेंस था। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण मतलब कि अवतल लेंस से भी और उत्तल लेंस दोनों से। तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और उधर दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना ही चाहिए किसी कीमत में मेरे प्यारों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 34 क्या है कि लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता से आप लोगों के न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारों, जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है फिजिक्स के क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए 35 निकट दृष्टि दोष और यहाँ पे 36 दूर दृष्टि दोष। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर साल इसमें से प्रश्न ही आए, या तो आपको निकट दृष्टि दोष देगा या तो दूर दृष्टि दोष, लेकिन दोनों में से जरूर देगा। 100% गारंटी मेरा कि देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर बनेंगे, दोनों आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 37 आएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सचित्र वर्णन। सबसे ज्यादा 6 नंबर के लिए प्रश्न यही बनते हैं कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाना पड़ेगा मानव मस्तिष्क से, अरे मानव नेत्र का। ठीक है, और मानव नेत्र से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 या 2 प्रश्न आपके मानव नेत्र से बनते हैं। ठीक है, और एक चित्र मैंने बताया था मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क का भी चित्र आपको बनाना आना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर के पूछता है, 6 नंबर का। इसी तरह मानव नेत्र का भी सचित्र वर्णन करोगे तो 6 नंबर मिलेगा। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें 38, तो ओम का नियम लिखिए। अब बताइए, ये तो सबको मालूम होगा कि इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी इसको आप तैयार करोगे कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, V बराबर IR, इस टॉपिक को आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं लघुत्तरीय वाला, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, ठीक है, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ओम के नियम से। तो तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे सिर्फ एक नियम से, ओम के नियम, तो पढ़ना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 39 विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, आपको भी मालूम है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध जब पढ़ोगे आप तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर दोगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करोगे। इसके बाद देखिए 41 प्रश्न क्या है। 41 प्रश्न है कि श्रेणी क्रम संयोजन, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 समांतर क्रम संयोजन। अब यहाँ पे आप इतना याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन और इधर समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम भी होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह होता है। इसी फार्मूला को सत्यापन करने के लिए देता है कि कोई किसी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला ज्ञात कीजिए, या समांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला ज्ञात कीजिए। उसका फार्मूला क्या होता है कि 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह होता है। इस सूत्र को सत्यापन करने के लिए देता है और 6 नंबर के लिए प्रश्न देता है। मेरी गारंटी है कि दोनों में से एक जरूर देगा आपको,
इतना याद रखना आप। आगे देखिए प्रश्न नंबर 43, चुंबकीय बल रेखाएं, कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे, जैसे चुंबक है तो उसकी बल रेखाएं कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं से एक प्रश्न जरूर से जरूर बनेगा मेरे प्यार बच्चों, गारंटी है मेरी कि आप यहां से एक प्रश्न आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद आइए 44, बायो सेवर्ट का नियम। इस सारे प्रश्न 6 नंबर के लिए बनते हैं। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। आपके पास जितना समय है ना, जितना बता रहा हूं आप उसको तैयार कीजिए। अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको कह दे रहा हूं उसको आप तैयार करना ही करना है आप लोगों को। अन्यथा आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं आपको मिल रहा है कमेंट कीजिए, मैं पूरा का पूरा 50 टॉपिक का 1-2 घंटे का वीडियो बना दूंगा, पूरा का पूरा समझा दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो लेकिन कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए 45, फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम लिखे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ का नियम, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आप पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला है 46, कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम बताइए। कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इन टॉपिकों को तो चाह के भी भूलना नहीं है आप लोगों को। आगे देखिए 47 क्या है, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कैसे काम करते हैं मेरे प्यारों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है नीचे वाले सब। इसके बाद आइए 48, फैराडे का नियम। अब बताइए फैराडे का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता नहीं है, 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद पर्यावरण के 2 प्रश्न आते हैं, एक ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है, और 5वां ऊर्जा के स्रोत क्या है। ये 2 टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में पर्यावरण आते हैं। पर्यावरण से एक प्रश्न बनता ही बनता है, इन्हीं दोनों टॉपिकों से बनता है। दोनों टॉपिक तैयार है तो आप पर्यावरण से क्वेश्चन कर डालोगे। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताया था आप लोगों को, कि 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आप 2024 के पेपर उठा के देख लो। अगर इससे बाहर अगर एक भी प्रश्न गए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारों, इससे ही प्रश्न आते हैं आपको। अगर तैयार है 2025 में मेरे प्यारों 70 में 70 नंबर करके आओगे, मेरी गारंटी है विज्ञान में। तो बस वीडियो को आपको शेयर करना है और लाइक करना है। इसके बाद में एक वीडियो इस पे स्पेशल आप कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा 2-2.5 घंटे का 50 प्रश्न का। आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना। तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।